बिहार के एक छोटे से गांव माधोपुर में जब भोर की पहली किरण खेतों पर पड़ती थी तो उस रोशनी में सबसे पहले एक ही आकृति दिखती थी। वो था रजत चौहान, जो अपनी पुरानी साइकिल पर बैठकर गांव के एकमात्र सरकारी स्कूल की तरफ निकल पड़ता था। उसके कंधे पर एक फटा हुआ बस्ता होता था और आंखों में एक ऐसी चमक होती थी जो गरीबी की कालिक से भी नहीं बुझती थी। रजत चौहान ने पिताजी का नाम श्यामलाल था। माधोपुर गांव में उनके पास बस 2 बीघा जमीन थी। बारिश हो तो फसल हो और अगर बारिश ना हो तो सब भगवान भरोसे ही रहता था। लेकिन श्यामलाल ने कभी किस्मत को नहीं कोसा। वो सुबह 4 बजे उठते, खेत जाते, शाम को लौटते और रात को बच्चों के साथ बैठकर उनकी पढ़ाई में जो भी मदद हो सकती थी वह करते थे। वह खुद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें पता था कि पढ़ाई ही वह दरवाज़ा है जो उनके बच्चों की दुनिया बदल सकता है। रजत की माँ का नाम सुमित्रा था। सुमित्रा वह औरत थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी परिवार के तरक्की के लिए लगा दी थी। सुबह से शाम तक घर का काम, फिर खेत में श्यामलाल के साथ उनका हाथ बटाना। उनके हाथों की लकीरें मेहनत से गहरी हो गई थी, लेकिन उन हाथों में जब वह रजत का सिर को सहलाती थी तो उसे पूरी दुनिया की नरमाई महसूस हो जाती थी। घर में एक और सदस्य थी, रजत की छोटी बहन रानी 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। वो भी रजत जितनी ही होनहार थी। दोनों भाई बहन में एक अजीब सी होड़ लगी रहती थी कि कौन ज़्यादा मेहनत करता है, कौन सबसे पहले घर की गरीबी को दूर देख करेगा। लेकिन यह होड़ दुश्मनी की नहीं थी, यह प्यार की होड़ थी। कुछ करके आगे बढ़ने की होड़ थी। रजत का स्कूल रिकॉर्ड देखकर कोई भी हैरान हो जाता था। हर साल परीक्षा में अव्वल, हर बार शिक्षकों की तारीफ का पत्र बनता था। जब वह 10वीं की परीक्षा में राज्य स्तर में तीसरे स्थान पर आया तो गांव में जैसे उत्सव शुरू हो गया। श्यामलाल ने उस दिन गांव के चबूतरे पर बैठे सभी बुजुर्गों को मिठाई खिलाई थी। उनकी आंखों में जो आंसू थे वह खुशी के थे, लेकिन उनमें एक और रंग था। वह रंग था उम्मीद का कि उनका बेटा शायद अपने जीवन में कुछ अच्छा कर जाए। 12वीं में रजत ने जब 90% से ज़्यादा अंक लाए तो श्यामलाल ने एक रात खाना खाने के बाद रजत को अपने पास बुलाया। रजत बेटा, तुमसे एक बात करनी है। रजत ने देखा कि उसके पिताजी की आंखों में कुछ था जो पहले कभी नहीं देखा था। एक तरह की धड़कन, एक तरह का साहस। पापा, कहे क्या बात है? बेटा, तुम जैसी मेहनत कर रहे हो उसे देखकर मुझे लगता है कि तू बहुत आगे तक जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तू दिल्ली जाए और वहाँ यूएससी की तैयारी करे और डीएम बने, अपने जिले का और अपने गांव का नाम रोशन करे। रजत कुछ देर चुप रहा। उसके मन में यह सपना पहले से था, लेकिन वह कभी बोलता नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि दिल्ली में पढ़ना कितना महंगा है। कोचिंग की फीस, किराया, खाना, ये सब कहाँ से आएगा? जैसे श्यामलाल ने उसके मन की बात पढ़ ली। पैसों की चिंता मत कर, हम कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर देंगे। बस तू बता, क्या तू जाएगा? रजत की आंखें भर आई। उसने सिर झुकाया और फिर ऊपर उठाकर पिताजी की आंखों में देखा। पापा, मैं जाऊंगा और वादा करता हूँ कि खाली हाथ नहीं लौटूंगा। उस रात रजत को नींद नहीं आई। वह छत पर लेटकर तारों को देखता रहा। हर तरह उसे एक सपने जैसा लगा, दूर लेकिन असंभव नहीं। रजत का ग्रेजुएशन भी अच्छे नंबरों के साथ पूरा हो गया। अगले कुछ दिनों में जो हुआ
को रजत ने नहीं देखा, लेकिन रानी ने जरूर देखा था। सुमित्रा एक सुबह चुपचाप शहर गई थी। अपने हाथ की वह पतली सी सोने की चूड़ियाँ जो उनकी शादी में उनकी माँ ने दी थी, वह लेकर गई थी। सुनार की दुकान पर जाकर उन्होंने वह बेच दी। जब रानी को पता चला तो उसने माँ से पूछा। सुमित्रा ने बस मुस्कुराया। बेटी, ये चूड़ियाँ मेरे हाथों को सुंदर बनाती थी, लेकिन रजत की पढ़ाई उस पूरे परिवार को सुंदर बनाएगी जिसे मैंने अपनी जिंदगी दी है। कोई सौदा घाटे का नहीं है। रानी ने उस दिन माँ को गले लगा लिया था और खूब रही थी। दिल्ली जाने से एक दिन पहले श्यामलाल सुबह जल्दी उठे, खेत गए, मिट्टी को हाथ में लिया और कुछ देर चुप बैठ रहे। फिर वापस आए और रजत को बुलाया। उन्होंने एक कपड़े में बंधा हुआ कुछ रजत के हाथ में रखा। रजत ने खोला तो अंदर कुछ नोट थे। पापा, ये क्यों? बचा कर रखे थे। बेटा, किसी मुसीबत के लिए, लेकिन तेरी पढ़ाई से बड़ी कोई मुसीबत नहीं आएगी हमारे घर में। रख ले इसे। रजत के गले से कुछ नहीं निकला। उसने पिताजी को पैर छुए। श्यामलाल ने उसे उठाकर गले लगा लिया। दोनों के बीच उस पल जो बात हुई वो शब्दों में नहीं थी। वो बात आंखों से हुई, सांसों से हुई, बस मिट्टी की खुशबू से हुई जो श्यामलाल के कपड़ों में रचे बचे थे। जब बस स्टैंड पर रजत बस में बैठा तो उसने खिड़की से देखा। श्यामलाल हाथ हिला रहे थे। सुमित्रा का आंचल आंखों पर था। रानी जोर से चिल्लाई, भैया टॉप करके आना। रजत ने खिड़की से हाथ निकालकर हिलाया। बस चल पड़ी। दिल्ली पहुंचना अपने आप में एक झटका था। रजत ने गांव में दिल्ली की जो कल्पना की थी और दिल्ली की असलियत, दोनों में आसमान और ज़मीन का फर्क था। इतनी बड़ी इमारतें, इतनी तेज रफ्तार, इतने लोग, इतना शोर। पहले दिन तो वो बस चलता रहा और हैरान होता रहा। उसने मुखर्जी नगर में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। कमरा इतना छोटा था कि उसमें एक चारपाई और एक मेज रखने के बाद वह मुश्किल खड़े होने की जगह बचती थी, लेकिन रजत को उसकी परवाह नहीं थी। उसने कमरे की दीवार पर एक कागज़ चिपकाया जिस पर उसने लिखा था, पापा की आंखों में जो सपना है वो मुझे हर हाल में पूरा करना है। वो कागज़ उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। कोचिंग का पहला दिन रजत के लिए अजीब था। क्लास में इतने बच्चे थे, इतने अलग अलग शहरों से आए हुए थे। कोई दिल्ली का था, कोई जयपुर का था, कोई मुंबई का था। उनके कपड़े अच्छे थे, बात करने का तरीका अलग था। रजत के पास एक पुरानी नोटबुक थी और एक सस्ता सा पेन। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, बस सुनता था और कुछ ना कुछ लिखता रहता था। लेकिन जब पहली बार शिक्षक ने क्लास में एक सवाल पूछा तो जवाब देने में सबसे पहला हाथ रजत का उठा था और उसका जवाब बिल्कुल सही था। उस दिन से कोचिंग में सब जान गए कि यह लड़का कुछ अलग है। अर्शदीप उसका पहला दोस्त बना। अर्शदीप पंजाब से आया था। खुश मिजाज स्वभाव था उसका। उसने रजत से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और रजत ने पकड़ भी लिया। लेकिन वह दिन रजत के लिए सिर्फ दोस्ती का दिन नहीं था। उस दिन कोचिंग में किसी का जन्मदिन भी था। क्लास के एक कोने में कुछ बच्चे जमा थे। हंसी ठिठोली थी। खुशी का माहौल बना था। किसी ने छोटा सा केक भी मंगवाया था। रजत अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा था। तभी आवाज ने उसे रोका। येलो केक। रजत ने ऊपर देखा। सामने एक लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में केक का एक टुकड़ा था। उसने वह रजत की तरफ बढ़ाया था। उसकी आंखें हल्की भूरी थी और उनमें एक अजीब सी गहराई थी। चेहरे पर एक शांत मुस्कान तैर रही थी। रजत का हाथ अपने आप
आगे बढ़ गया और उसने एक केक ले लिया, लेकिन उसकी आंखें उस लड़की से हट नहीं रही थी। वो लड़की थी अंजलि। तब रजत को पता नहीं था, लेकिन उस एक पल में जैसे कुछ बदल गया था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने के अंदर कुछ धीरे से छू दिया हो। एक ऐसी बेचैनी जो अजीब नहीं थी, बल्कि बहुत जानी पहचानी लग रही थी, जैसे वो हमेशा से वहाँ थी और आज किसी ने उसे महसूस करा दिया। अंजलि ने एक पल रुक कर देखा कि रजत अभी भी उसे देख रहा है। उसके होठों पर एक हल्की हंसी आई। जन्मदिन मुबारक हो मुझे, उसने थोड़ी हंसी के साथ कहा। तब रजत होश में आया। उसके चेहरे पर लाली आ गई। हाँ, मतलब आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। अंजलि हंसी और अपने दोस्तों की तरफ मुड़ गई। रजत वहीं बैठा रहा। केक हाथ में था, लेकिन वो खाना भूल गया था। बाद में दीप ने पूछा, क्यों यार, क्या हो गया? रजत ने पूछा, वो कौन है? अर्षदीप ने देखा और फिर एक लंबी सांस ली और बोला, भाई वो अंजलि है। यह सबसे अमीर लड़की वही है। अमीर मतलब कैसे? क्योंकि उसके पापा फाइनेंस सेक्रेटरी है। पूरी कोचिंग उनको जानती है। उनकी पहुंच इतनी है कि आसमान से सितारे मांगो तो वह भी ला दे। और अंजलि खुद यूपीएससी की दीवानी नहीं है, बस घर की परंपरा निभाने आई है। पीढ़ियों से उनके घर के लोग आईएएस आईपीएस बनते चले आ रहे हैं। रजत ने एक पल के लिए अंजलि को दूर से देखा, फिर अपनी नोटबुक खोली। उसने खुद से कहा, कहाँ तू और कहाँ यह? यह बस एक सपना है, लेकिन दिल की बात दिल खुद तय करता है। वह किसी के कहने से नहीं मानता है। और उस दिन दिल ने जो फैसला किया, वह तो बस अभी शुरुआत थी। दिल्ली में दिन बहुत तेज़ी से बीतते हैं। जो लोग यहाँ सपने लेकर आते हैं, उनके लिए वक्त एक अजीब चीज़ है। कभी लगता है कि बहुत तेज भाग रहा है, कभी लगता है कि थम गया है। रजत के लिए दिल्ली के शुरुआती महीने एक कठिन परीक्षा थे, जो असली परीक्षा से पहले आई थी। हर सुबह वह 5 बजे उठता था, एक गिलास पानी पीता, मुँह धोता और सीधे मेज पर बैठ जाता था। उसकी नोटबुक के पन्ने तेजी से भरते जाते थे। इतिहास, भूगोल, राजनीति, विज्ञान, अर्थशास्त्र, हर विषय को वह इस तरह पढ़ता था जैसे उसे अंदर उतार रहा हो। रटना उसे पसंद नहीं था, वो समझ कर पढ़ता था। कोचिंग में उसकी एक अलग ही पहचान बनती जा रही थी। जब भी शिक्षक कोई कठिन सवाल पूछते, रजत का जवाब सबसे पहले और सबसे सटीक होता था। क्लास के बाकी बच्चे उसे हैरानी से देखते, कुछ उससे नोट्स मांगते, कुछ उससे बात करना चाहते, लेकिन रजत का ज़्यादातर वक्त पढ़ाई और अर्षदीप के साथ बीतता था। अर्षदीप एक अच्छा दोस्त था। वो रजत को समझाता था। उसे पता था कि रजत के कंधों पर सिर्फ किताबों का बोझ नहीं है, बल्कि एक पूरे परिवार का सपना है। इसलिए वह कभी रजत को फालतू जगह जाने के लिए नहीं कहता था। लेकिन एक दिन अर्षदीप ने रजत से पूछा, यार कभी अंजलि से बात की? रजत ने नजरें नोटबुक पर टिकाई रखी और बोला, अभी तो नहीं। अर्षदीप ने पूछा, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, प्यार व्यार करने नहीं आया हूँ। अर्षदीप जोर से हंसता, यार लेकिन जो तेरी आंखें कह रही है वो तेरी जुबान से अलग है। रजत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अर्षदीप गलत नहीं था। सच यह था कि रजत अंजलि को देखता था। हर क्लास में उसकी नज़र एक बार उधर जाती थी जहाँ अंजलि बैठी थी। वो कभी खिड़की के पास बैठती थी, कभी आगे बैठती। उसके पास हमेशा एक अच्छा पेन होता था और नोट्स बहुत सुंदर होते थे। वो पढ़ाई में भी ध्यान देती थी, लेकिन
पढ़ाई के प्रति उसकी आंखों में वह आग नहीं थी जो रजत की आंखों में थी। यह फर्क रजत खूब समझता था। वह जानता था कि अंजलि की जिंदगी एक तरफ है और उसकी ज़िंदगी दूसरी तरफ। उसने खुद को समझाया था कि अब फासला कभी कम नहीं होगा, लेकिन दिल को कोई कितना भी समझाए वो मानता कहाँ है। उस महीने कोचिंग में पहला मॉक टेस्ट था। मॉक टेस्ट की घोषणा होते ही पूरी कोचिंग में एक हलचल मच गई। सब जानते थे कि यह असली परीक्षा की तैयारी का पैमाना है। रजत ने उस टेस्ट के लिए खुद को पूरी तरह झोंक दिया। लगातार 3 रातें वो ठीक से सोया नहीं। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए, लेकिन उसकी नोटबुक के पन्ने और भरते गए। टेस्ट का दिन आया। रजत ने पेपर देखा और एक गहरी सांस ली। फिर लिखना शुरू किया। उसके हाथ रुके नहीं। जो उसने पढ़ा था वह उसके दिमाग में एकदम साफ था। जब नतीजे आए तो पूरी कोचिंग हैरान रह गई। रजत ने टॉप किया था। शिक्षकों ने उसकी तारीफ की। बच्चों ने उसे घेर लिया। बधाइयाँ मिलने लगी। रजत विनम्रता से सबका शुक्रिया कर रहा था। तभी भीड़ में से एक आवाज़ आई, बधाई हो रजत। रजत ने आवाज़ की तरफ देखा। वहाँ अंजलि खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी। वह मुस्कान बनावटी नहीं थी, उसमें एक ईमानदारी थी। रजत एक पल के लिए भूल गया कि क्या कहना है। उसके मुंह से निकल गया, शुक्रिया अंजलि। अंजलि ने उसकी आंखों में देखा, वही तेज, वही गहराई जो उसने पहले दिन नोट की थी। देखने में रजत एकदम साधारण था। ना कोई खास कद, ना कोई खास चेहरा, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो अंजलि ने अपने आसपास के किसी लड़की में नहीं देखी थी। भीड़ ज़्यादा थी, इसलिए अंजलि आगे नहीं बोली और चली गई। लेकिन उस दिन के बाद कुछ बदल गया। अगले हफ्ते लाइब्रेरी में रजत पढ़ रहा था। अचानक उसके बगल में एक कुर्सी खींची और कोई बैठ गया। उसने देखा तो अंजलि थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ, जरूर बैठ सकती है। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर अंजलि ने पूछा, तुम इतनी मेहनत कैसे करते हो? मैंने देखा है, सबसे पहले आते हो और सबसे बाद में जाते हो। रजत ने किताब से नज़र उठाई और बोला, जब कोई चीज़ बहुत जरूरी हो तो मेहनत अपने आप हो जाती है। अंजलि बोली, तुम्हें क्यों जरूरी है? रजत ने एक पल सोचा, फिर सच बोला, मेरी माँ ने अपनी चूड़ियाँ बेचकर मेरी कोचिंग की फीस भरी है। मेरे पिताजी हर सुबह मिट्टी में मेहनत करके ताकि मैं यहाँ बैठकर सपना देख सकूं, उनके लिए ज़रूरी है। अंजलि चुप हो गई। उसने इस तरह की बात पहले नहीं सुनी थी। उसके आसपास के सब लोग यूपीएससी को एक प्रतिष्ठा की बात मानते थे, लेकिन रजत के लिए यह जीवन और मृत्यु जैसा था। उस दिन के बाद दोनों के बीच बातें होने लगी। पहले कभी कभी, फिर रोड लाइब्रेरी में बैठकर, कोचिंग के बाहर खड़े होकर, कभी कभी पास की चाय की दुकान पर। फिर अंजलि को पता चला कि रजत सिर्फ होनहार नहीं है, वो बहुत गहरा सोचने वाला इंसान भी है। वह किताबों से परे भी जीवन को समझाता है। और रजत को पता चला कि अंजलि उतनी दूर नहीं है जितना उसने सोचा रखा था। वह भी अपनी तरह से उलझी हुई है। अंजलि ने एक दिन कहा, मुझे नहीं पता कि मैं यूपीएससी क्यों दे रही हूँ, बस घर में ये होता आया है। तो तुम खुद क्या चाहते हो? अंजलि रुकी। मैंने कभी सोचा नहीं। सोचो, क्योंकि जो काम दिल से नहीं होता उसमें ज़्यादा दिन कोई टिकता नहीं। अंजलि ने उसे देखा। उसकी आंखों में पहली बार कुछ खटका। धीरे धीरे जो हो रहा था वह दोनों को पता था, लेकिन दोनों ने इसे कोई नाम नहीं दिया था।
दोनों के दिलों में कुछ नया पकने लगा था। रजत जानता था कि रास्ता बहुत कठिन हो जाएगा, लेकिन उसका दिल उसकी बात मान ही नहीं रहा था। फिर एक दिन वो सब हुआ जो रजत नहीं चाहता था। उस सुबह उसके फ़ोन पर अर्शदीप का मैसेज आया, यार घर से फ़ोन है, तुम्हारे पिताजी का नंबर है। रजत का दिल एक पल के लिए धड़कना रुक गया। उसने फ़ोन किया। दूसरी तरफ रजत की बहन रानी थी। उसकी आवाज़ काँप रही थी। भैया, हाँ क्या हुआ? पापा को दिल का दौरा पड़ा है, अस्पताल में भर्ती है। रजत के हाथ से फ़ोन लगभग गिर गया। वो उसी रात बस में बैठ गया। पूरी रात उसने आंखें बंद नहीं की। खिड़की से बाहर अंधेरा था और अंदर उसके मन में भी अंधेरा था। वो सोचता रहा, अगर कुछ हो गया तो, अगर पापा को कुछ हो गया तो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो ऐसा नहीं सोचेगा। गांव पहुंचा तो सुबह हो रही थी। अस्पताल में श्यामलाल बिस्तर पर लेटे थे। उनका चेहरा थका हुआ था, लेकिन जब उन्होंने रजत को देखा तो उनकी आंखों में एक चमक आई। बेटा, तू आ गया। पापा। रजत उनके पास बैठ गया और उनका हाथ थाम लिया। डॉक्टर ने बाद में बताया कि श्यामलाल को आराम की ज़रूरत है। कम से कम 3 महीने खेत का काम नहीं होगा। दवाइयाँ चलेगी, पैसा ज़्यादा खर्च होगा। रजत के सामने एक भयानक सच आ गया। घर में पैसे नहीं थे। माँ की चूड़ियाँ पहले ही बीत चुकी थी। पिताजी की दवाई, अस्पताल का बिल, घर का खर्च और ऊपर से कोचिंग की अगली किस्त भी देनी है। रजत गांव में रुका रहा। एक हफ्ते पिताजी की देखभाल की, घर को संभाला, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि कोचिंग की किस्त का वक्त आ रहा है और उसके पास जमा करने के लिए पैसे भी नहीं है। एक शाम वो खुद खेत की मेड़ पर बैठा था। सामने खाली खेत था, फसल नहीं थी, सूरज ढल रहा था। रजत ने वह कागज़ निकाला जो उसने अपनी दीवार पर चिपकाया था और जो वह हमेशा जेब में रखता था। उस पर लिखा था, पापा की आंखों में जो सपना है वो मुझे ज़रूर से पूरा करना है। उसने वह कागज़ देखा और उसकी आंखें भर आई। पापा का सपना तो पूरा करना है, लेकिन पापा को ही कुछ हो गया तो पहली बार टूटा था। लेकिन रोते रोते उसने खुद से कहा, नहीं, अभी नहीं टूटना है मुझे। 2 हफ्ते बाद वो दिल्ली वापस आया, लेकिन जब कोचिंग में गया और किस्त के पैसे की बात हुई तो मैनेजर ने उसने सच बोला। उसके पास पैसे नहीं थे। कोचिंग संचालक ने नरमी से लेकर साफ शब्दों में कहा, रजत बेटा, हम समझते हैं, लेकिन हम एक व्यापार चलाते हैं, बिना फीस के आगे नहीं चल सकता। रजत ने सिर झुका लिया। वह कोचिंग से बाहर निकला। बाहर धूप थी, दिल्ली की भागती हुई दुनिया थी और रजत वहीं खड़ा था, जैसे सब कुछ उसके पैरों तले से खिसक गया हो। तभी पीछे से आवाज़ आई, रजत। उसने मुड़कर देखा। वो अंजलि थी। उसने सब सुन लिया था। वो अंदर ही थी जब रजत की बात हो रही थी। मैंने सब सुन लिया। रजत को शर्मिंदगी हुई। अंजलि, यह मेरी समस्या है, मैं संभाल लूँगा। और भला कैसे संभालोगे? रजत चुप रहा। रजत सुनो, तुम यहाँ से पीछे नहीं जा सकते। तुम्हारी मेहनत मैंने देखी है, तुम्हारे पिताजी का सपना मैंने सुना है, तुम्हारी माँ की कुर्बानी के बारे में जानती हो। इतना सब करने वाला इंसान एक किस्त के लिए रुक जाए, यह नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी फीस भरूंगी। रजत ने तुरंत मना किया और बोला, नहीं, यह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने किसी का एहसान लेकर नहीं जीना सिखाया। अंजलि ने एक पल उसे देखा, फिर बोली, ये एहसान नहीं है, एक दोस्त का फर्ज है। और अगर तुम सच में कुछ बनना चाहते हो तो भी ये घमंड छोड़ो।
रजत की आंखें भर आई। यह घमंड नहीं था, यह उसकी जिंदगी भर की सीख थी कि अपने पैरों पर खड़े रहो। लेकिन अंजलि की बात में एक सच्चाई थी जिसे वह झूठला नहीं सकता था। ये सब कैसे होगा? उसने पूछा। होगा, किसी को नहीं पता चलेगा। रजत ने आसमान की तरफ देखा। उसके मन में पिताजी का चेहरा था, माँ की आंखें थी, रानी की वो आवाज़ थी जो काँप रही थी। उसने अंजलि की तरफ देखा। ठीक है, लेकिन यह कर्ज है, एक दिन लौट आऊँगा। अंजलि मुस्कुराई। जब डीएम बन जाओ तब सोचना। उस दिन कोचिंग में वापस जाकर रजत ने नई नोटबुक खोली। उसने ऊपर लिखा, अब 2 सपने पूरे करने हैं, एक पिताजी का, एक उस भरोसे का जो अंजलि ने उस पर किया था। और उस दिन से रजत की मेहनत दोगुनी हो गई। दिल्ली में सर्दी आ गई थी। मुखर्जी नगर की गलियों में सुबह के वक्त एक ठंडी धुंध होती थी जो धीरे धीरे उठती थी। चाय की दुकानों पर भाप उठती थी और लोग हाथ सेकते हुए खड़े होते थे। लेकिन रजत को इस ठंड का कोई एहसास नहीं होता था। वो अपनी पढ़ाई में इतना डूबा रहता था कि बाहर की दुनिया उसके लिए बस एक पृष्ठभूमि थी। अंजलि ने चुपचाप उसकी फीस भर दी थी। कोचिंग में किसी को पता नहीं था, अर्शदीप को भी नहीं। रजत ने अर्शदीप से कहा था कि घर से पैसे आ गए। फिर अर्शदीप ने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, लेकिन रजत के अंदर एक बेचैनी थी। वह जानता था कि अंजलि ने जो किया वह सिर्फ दोस्ती नहीं थी, उस इशारे में कुछ और भी था। और वह खुद भी जानता था कि उसके मन में अंजलि के लिए जो है वह सिर्फ शुक्रगुजारी नहीं है। लेकिन वह यह सोचकर खुद को रोकता था कि पहले कुछ बनना है, पहले उस सपने को पूरा करना है जो उसके पिताजी की आंखों में था। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इसलिए वह पढ़ता रहा। दिन में कोचिंग, शाम को लाइब्रेरी, रात को कमरे में अकेले रिवीजन। उसके नोटबुक के पन्ने भरते जा रहे थे। उसके नोट्स इतने अच्छे थे कि कोचिंग के और बच्चे उसे मांगते थे। शिक्षक भी कभी कभी उससे उदाहरण के तौर पर पेश करते थे। अंजलि और रजत के बीच बातें होती थी, लेकिन एक हद में लाइब्रेरी में साथ बैठना, कभी कभी चाय पीना, दोनों के बीच एक अजीब सी खींचतान थी। दोनों कुछ कहना चाहते थे, लेकिन दोनों अभी के लिए चुप रहते थे। एक दिन लाइब्रेरी में अंजलि ने पूछा, रजत, तुम्हें कभी डर नहीं लगता किसी बात का कि इतना सब करने के बाद भी अगर नहीं हुआ तो? रजत ने किताब बंद की और अंजलि की तरफ देखा। लगता है, बहुत लगता है, लेकिन डर को मन में रखकर पढ़ाई नहीं होती। इसलिए डर को एक कोने में रख देता हूँ और बाकी जगह मेहनत से भर देता हूँ। अंजलि ने उसे देखा। तुम बहुत अलग हो। अलग कैसे? बस अलग हो तो हो। उस दिन दोनों के बीच जो खामोशी थी वो भारी नहीं थी। वो एक ऐसी खामोशी थी जिसमें बहुत कुछ भरा हुआ था। फिर एक सुबह कोचिंग में एक बड़ी घोषणा हुई। मुख्य शिक्षक ने क्लास में आकर कहा, बच्चों, अगले महीने हमारी कोचिंग में एक विशेष मॉक टेस्ट आयोजित होगा। यह टेस्ट सामान्य टेस्ट से अलग होगा। इसमें 3 चरण होंगे, लिखित परीक्षा, निबंध और एक छोटा साक्षात्कार। और सबसे खास बात यह है कि इस टेस्ट में प्रथम 3 स्थान पाने वालों को पुरस्कार दिया जाएगा। और यह पुरस्कार देने के लिए हमारे बीच आएंगे देश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री विजय श्रीवास्तव जी, जो इस समय फाइनेंस सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत है। पूरी क्लास में एक हलचल मच गई। रजत ने यह नाम पहले भी सुना था। अर्दीप ने बताया था कि अंजलि के पिताजी फाइनेंस सेक्रेटरी है।
और उनका ही नाम विजय श्रीवास्तव था। रजत ने चुपचाप एक नज़र अंजलि की तरफ डाली। अंजलि की नज़रें नीचे थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। बाद में जब रजत ने उससे पूछा तो अंजलि ने कहा, हाँ वो मेरे पापा है, इसलिए मुझे थोड़ा असहज लग रहा है। यह सब जानते हैं, कभी कभी लगता है कि लोग मुझे मेरी मेहनत से नहीं बल्कि मेरे पापा के नाम से देखते हैं। रजत ने कहा, तो इस टेस्ट में ऐसा कुछ करो कि लोग तुम्हें तुम्हारी मेहनत से देखें। अंजलि ने उसे देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराई। उस दिन के बाद रजत ने टेस्ट की तैयारी और तेज कर दी। वह जानता था कि टेस्ट सामान्य नहीं, साक्षात्कार का भी चरण था, जिसमें सोचकर समझकर बोलना होता है, रटकर नहीं। ये उसके लिए चुनौती भी थी और मौका भी। रात को वो अपने कमरे में बैठकर खुद से सवाल पूछता और खुद जवाब देता। कभी कभी अर्शदीप उसका साक्षात्कार लेता और बताता कि कहाँ सुधार की जरूरत है। टेस्ट का दिन आया। पहला चरण लिखित परीक्षा थी। रजत ने उसे शांत मन से पूरा किया। दूसरा चरण निबंध था। विषय था, एक जिम्मेदार प्रशासक की सबसे जरूरी खूबी क्या है। रजत ने लिखा कि एक जिम्मेदार प्रशासक की सबसे ज़रूरी खूबी यह है कि वह उन लोगों की तकलीफ समझे जिनके लिए वह काम करता है। किताबी ज्ञान काम आता है, लेकिन ज़मीनी समझ उससे भी ज़्यादा जरूरी है। तीसरा चरण साक्षात्कार था। जब रजत की बारी आई तो सामने 3 लोग बैठे थे। बीच में विजय श्रीवास्तव भी थे। विजय श्रीवास्तव एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के इंसान थे। उनकी आंखें तेज थी और बात करने का तरीका सीधा था। उन्होंने रजत को बैठने का इशारा किया। पहला सवाल था, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हो। रजत ने एक पल रुक कर जवाब दिया, सर इसलिए नहीं कि मैं होशियार हूँ, इसलिए कि मैंने गरीबी और ज़मीनी समस्याएं देखी है। मैंने देखा है कि एक साधारण किसान का जीवन कैसा होता है। मैंने देखा है कि एक बीमारी पूरे परिवार का कैसे हिला देती है। जो इंसान इन चीज़ों को जिगर आया वो इन्हें समझकर काम करेगा। विजय श्रीवास्तव की आंखें थोड़ी और तेज हो गई। दूसरा सवाल था, अगर तुम्हारे ऊपर से एक गलत आदेश आए और नीचे से लोगों का दबाव हो कि इसमें गलत प्रभाव पड़ेगा तो तुम क्या करोगे। रजत ने बिना रोके कहा, सर मैं पहले उस आदेश को कानून की कसौटी पर रखूंगा। अगर वह कानून के दायरे में है तो उसे मानूंगा और उच्च अधिकारियों को अपनी राय लिखित में दूंगा। अगर वह आदेश कानून को खिलाफ है तो मैं उसे मानने से इनकार करूंगा, चाहे जो भी नतीजा हो। कमरे में एक पल की खामोशी आई। विजय श्रीवास्तव ने एक लंबी नज़र रजत पर डाली, फिर अगला सवाल पूछा। साक्षात करीब 20 मिनट चला। हर सवाल पर रजत ने सोचकर और सच बोला। उसने कोई दिखावा नहीं किया, कोई बनावटी जवाब नहीं दिया। जब साक्षात्कार खत्म होया तो विजय श्रीवास्तव ने कहा, तुम्हारा नाम रजत चौहान है। सर कहाँ से आए हो। बिहार से। सर एक छोटे से गांव माधोपुर से। विजय श्रीवास्तव ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर एक भाव था जो रजत पढ़ नहीं पाया। नतीजे उसी दिन शाम को आने से जब नतीजे आए तो रजत फिर से पहले स्थान पर था। पुरस्कार देते वक्त विजय श्रीवास्तव ने रजत का हाथ थामकर कहा, बेटा तुम्हारे जवाब सुनकर मुझे लगा कि अगर इस देश में तुम जैसे अदाकार बने तो बहुत कुछ बदल सकता है। मैंने जारी रखो। रजत के मन में उस वक्त एक अजीब सी खुशी थी, लेकिन वो खुशी उस शाम ज़्यादा देर नहीं दिखी, क्योंकि उस शाम अंजलि का चेहरा उदास था।
रजत ने पूछा तो उसने कहा, पापा ने देखा कि मैं तुमसे बात कर रही थी। उन्होंने घर पहुंचकर पूछा कि ये लड़का कौन है। मैंने कहा, दोस्त है। उन्होंने ज़्यादा नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें सब कह रही थी। रजत चुप रहा। रजत, मुझे डर है। किस बात का? कि अगर उन्हें सब पता चला तो वो नहीं मानेंगे। रजत ने अंजलि की तरफ देखा। अंजलि, अभी कुछ नहीं हुआ है, और जो होगा वह तब देखेंगे। अभी बस यह सोचो कि तुम क्या चाहती हो। अंजलि की आंखें भर आई। मैं नहीं जानती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। वह पहली बार था जब दोनों के बीच बिना शब्दों के सब कुछ कह दिया गया। लेकिन अगले कुछ दिनों में जो हुआ, उसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। किसी ने विजय श्रीवास्तव को रजत और अंजलि के बारे में बताया। पूरी बात नहीं, लेकिन इतना जरूर कि अंजलि और रजत अब से साथ दिखते हैं, और यह भी कि रजत एक गरीब किसान का बेटा है जो दिल्ली में अकेला पढ़ रहा है। विजय श्रीवास्तव उस रात घर आए तो उनका चेहरा बदला हुआ था। उन्होंने अंजलि को बुलाया। ये रजत कौन है? अंजलि ने सच बोल दिया। विजय श्रीवास्तव की आंखों में पहले हैरानी आई, फिर एक कठोरता भी दिखी। वही रजत जिसकी उन्होंने साक्षात्कार में तारीफ की थी, वही रजत जिससे उन्होंने आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी थी। लेकिन अब वह रजत उनकी बेटी के करीब था, और उनके मन में एक शक बैठ गया। क्या यह लड़का जानबूझकर अंजलि के पास आया है? क्या उसने पहले से सोचकर यह सब किया ताकि एक बड़े अधिकारी की बेटी के जरिए अपनी जिंदगी आसान कर सके? उस रात विजय श्रीवास्तव ने अंजलि से कहा, अभी इस लड़के से दूर रहो। अंजलि ने पहली बार अपने पिताजी से सीधे आंख मिलाकर कहा, पापा, आप गलत सोच रहे हैं। लेकिन विजय श्रीवास्तव ने सुनना बंद कर दिया था, और उधर रजत को कुछ पता नहीं था। वो अपने कमरे में बैठा उस रात भी पढ़ रहा था। उसकी नोटबुक खुली थी। दीवार पर वह कागज़ था जिस पर लिखा था, पापा की आंखों में जो सपना है वो मुझे जरूर से पूरा करना है। लेकिन अब उसके नीचे रजत ने एक लाइन और लिखी थी, महंत झूठी नहीं होती। एक दिन सच सबके सामने आता है। उसे क्या पता था कि वह सच सामने आने से पहले एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। सर्दियाँ अब जा रही थी, और दिल्ली में बसंत की हल्की हवा आने लगी थी। लेकिन रजत के जीवन में यह मौसम कुछ अलग ही रंग लेकर आ रहे थे। बाहर से सब ठीक लग रहा था। कोचिंग चल रही थी, पढ़ाई हो रही थी, और स्टीव के साथ चाय की दुकान पर शाम बीत रही थी। लेकिन अंदर से कुछ था जो धीरे धीरे बदल रहा था। अंजलि कुछ दिनों से कम दिख रही थी। पहले वह लाइब्रेरी में मिलती थी, अब नहीं आती थी। पहले कोचिंग के बाद कभी कभी बात होती थी, अब वह जल्दी निकल जाती थी। रजत ने एक दो बार पूछने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने हर बार बस इतना कहा कि सब ठीक है। रजत समझ रहा था कि लगता है कुछ ठीक नहीं है। अर्शदीप ने एक दिन कहा, यार कुछ हुआ है क्या? अंजलि तुमसे आँख नहीं मिला रही है। रजत ने कहा, पता नहीं यार। लेकिन वह जानता था। एक शाम अंजलि ने उसे मैसेज किया, बस इतना लिखा था, कल सुबह कोचिंग के बाहर मिलो, जरूरी बात करनी है। रजत रात भर सो नहीं पाया। अगली सुबह वह कोचिंग के बाहर खड़ा था। अंजलि आई। उसका चेहरा थका हुआ था, जैसे वह भी रात भर सोई नहीं थी। क्या हुआ अंजलि? अंजलि ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोली, पापा को पता चल गया। रजत चुप रहा। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने सब सच सच बता दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे दूर रहूं। ऐसा क्यों कहा? अंजलि की आंखें भर आई। वह सोचते हैं
कि तुम जानबूझकर मेरे पास आए हो। उनका कहना है कि तुम उनकी पहुंच और उनके नाम का फ़ायदा उठाना चाहते हो। रजत के मुंह से कुछ नहीं निकला। एक पल के लिए उसे लगा कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो रजत जिसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, जिसने अंजलि की मदद लेने में भी इतना संकोच किया था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी मेहनत पर टिकाई थी, उस रजत पर यह इल्ज़ाम लगाया था जा रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। अंजलि, तुम जानती हो ना कि यह सच नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ रजत। तो फिर तो यह काफ़ी नहीं है रजत। वो मेरे पापा है और वो बहुत ताकतवर है। अगर उन्होंने ठान लिया तो क्या? अंजलि ने उसकी आंखों में देखा। तो तुम्हारी जिंदगी को बहुत मुश्किल कर सकते हैं। रजत ने एक गहरी सांस ली। अंजलि, मेरी ज़िंदगी पहले से मुश्किल में है। उसे ज़्यादा मुश्किल करने के लिए किसी को उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अंजलि ने एक छोटी सी हंसी दी, लेकिन उसमें दर्द था। रजत, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ, पूछो। अगर मेरे पापा हमेशा के लिए मना कर दे, अगर कभी नहीं माने, तो तुम क्या करोगी? रजत ने उसे देखा। मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। पढ़ूँगा, मेहनत करूँगा, परीक्षा दूँगा, और अगर मैं कुछ बन गया तो एक बार और कोशिश करूँगा। अगर तब भी नहीं माने तो उनकी मर्जी, लेकिन मैं कभी यह नहीं मानूंगा कि मैंने कुछ गलत किया है। अंजलि की आंखों के आंसू निकला। तुम जाओ रजत, आज की क्लास मत छोड़ो। रजत वहाँ से गया, लेकिन उसके कदम भारी थे। उस दिन के बाद कुछ ही दिनों में वो हुआ जिसका रजत को डर था। एक दोपहर कोचिंग के संचालक ने रजत को अपने कमरे में बुलाया। संचालक का चेहरा असहज था। वह इधर उधर देख रहे थे। रजत, बेटा बैठो। रजत बैठ गया। बेटा, एक बात कहनी है। जो मैं कहने वाला हूँ वह मेरी मर्जी से नहीं है, लेकिन कुछ दबाव है जिसके सामने मैं कुछ नहीं कर सकता। रजत ने महसूस किया कि उसके पेट में कुछ भारी हो रहा है। ऊपर से एक संदेश आया है, तुम्हें इस कोचिंग में आगे नहीं रखा जा सकता। रजत स्थिर बैठ रहा। क्यों? बेटा, कारण मैं नहीं बता सकता, लेकिन तुम समझदार हो, समझ लो। रजत समझ गया। वो उठा, संचालक से नज़र मिलाई। सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं जानता हूँ बेटा, तो यह सही नहीं है। संचालक ने आंखें झुका ली। रजत कमरे से बाहर निकला। बाहर धूप थी, लेकिन उसे ठंड लग रही थी। वो सीधे अपने कमरे पर गया, दरवाज़ा बंद किया, कुर्सी पर बैठा गया। दीवार पर वह कागज़ था जिस पर उसने लिखा था कि मेहनत झूठी नहीं होती। उसने उस कागज़ को देखा और पहली बार उसके मन में एक सवाल उठा, क्या सच में मेहनत काफ़ी होती है, या ताकत और पहुंच के सामने मेहनत भी झुक जाती है? वो बहुत देर तक बैठा रहा। फिर उसने फ़ोन उठाया, घर पर फ़ोन किया। रानी ने उठाया। हेलो भैया। रानी, घर पर पापा कैसे हैं? ठीक है, दवाई चल रही है। आज खेत तक गए थे थोड़ी देर के लिए। रजत की आंखें भर आई। भैया, क्या हुआ? आवाज़ क्यों ऐसी है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही फ़ोन किया था। भैया, झूठ मत बोलो। रजत चुप रहा। भैया, आप वहाँ जो कर रहे हो वो पापा को पता है। वो रोज़ सुबह उठकर पहले उस तस्वीर को देखते हैं जो आपने भेजी थी, जिसमें आप कोचिंग के बाहर खड़े हो और कहते हैं, मेरा बेटा एक दिन जरूर कुछ बड़ा बनेगा। भैया, ऐसा कुछ मत करना जिससे उनकी उम्मीद टूटे। रजत ने आंखें बंद कर ली। नहीं टूटेगी रानी, वादा है। फ़ोन रखने के बाद रजत उठा। उसने वो कागज़ दीवार से उतारा, उसे ध्यान से देखा, फिर वापस चिपका दिया। उसने मेज पर नोटबुक खोली
अगर यह कोचिंग नहीं तो दूसरी कोचिंग, अगर दूसरी नहीं तो खुद पढ़ेगा। किताबें है, लाइब्रेरी है, दिमाग है और मेहनत करने की ताकत है। कोई उससे वह नहीं छीन सकता। उस रात रजत ने कई घंटे लगातार पढ़ाई की। अगले दिन जब अंजलि को पता चला तो वो काँप गई। उसने तुरंत रजत को फ़ोन किया। रजत, मुझे माफ़ करो, ये मेरी वजह से हुआ। अंजलि, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, ये किसी और की सोच की वजह से हुआ। मैं पापा से बात करूँगी। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि मैं किसी की दया से नहीं पढ़ना चाहता। मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है। कौन सा? यहाँ पास में एक छोटी लाइब्रेरी है। वहाँ सुबह से रात तक बैठे सकते हैं। किताबें से, इंटरनेट है। मैं वहाँ पढ़ूँगा खुद अपने से। अंजलि चुप रही। रजत, तुम जानते हो ना कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। हाँ, और इसलिए मुझे किसी से माफ़ी भी नहीं मांगनी। उस दिन के बाद रजत की दिनचर्या बदल गई। वो सुबह 4 बजे उठता, खुद खाना बनाता, 5 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाता, रात 9 बजे तक वहीं रहता, फिर कमरे पर आकर 2 घंटे और पढ़ता। यह सिलसिला हफ्तों तक चला। अर्शदीप ने कहा, यार तू पागल हो गया है। नहीं, बस अपना काम कर रहा है। आज खाना ढंग से खाया है कि नहीं? रजत चुप रहा। अर्शदीप उठा और पास की दुकान से खाना लेकर आया। ले खा पहले। रजत ने उसे देखा। शुक्रिया यार। शुक्रिया मत बोल, बस टॉप कर परीक्षा में। उस दिन में सबसे ज़्यादा खुश होगा। उन दिनों में एक और बात हुई। अंजलि चुपचाप हर तीसरे चौथे दिन लाइब्रेरी के बाहर आती थी। रजत को पता था, लेकिन वह कुछ नहीं कहता था। वो बस अपनी किताबों में डूबा रहता था। एक दिन अंजलि अंदर आई और रजत के सामने बैठ गई। पापा से बात हुई। रजत ने ऊपर देखा। उन्होंने साफ कह दिया कि वह कभी नहीं मानेगी। ठीक है रजत, तुम्हें दुख नहीं हुआ, लेकिन दुख से परीक्षा नहीं दी जाती, मेहनत से दी जाती है। अंजलि ने उसे देखा। रजत, मैं एक बात कहूँ? कहो, मुझे तुम पर गर्व है। रजत की आंखें एक पल के लिए नम हो गई, लेकिन उसने आंखें झुका ली। अंजलि, बस एक काम करो। क्या? अपनी परीक्षा की तैयारी करो। अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने पापा के लिए नहीं, बस खुद के लिए। अंजलि ने सिर हिलाया। उस दिन दोनों 1 घंटे साथ बैठकर पढ़े। कुछ बोले नहीं, बस पढ़ते रहे। और उस खामोशी में एक ताकत थी जो शब्दों से बड़ी थी। लेकिन इस सब के बीच एक और घटना हो रही थी जो रजत को नहीं पता थी। विजय श्रीवास्तव के एक पुराने मित्र थे, सेवानिवृत्त जज रमाकांत जी। वह अक्सर विजय के घर आते थे। एक शाम वहाँ आए तो अंजलि घर पर थी। बातों बातों में अंजलि ने रमाकांत जी से रजत की बात की। उसने पूरी बात बताई बिना कुछ छुपाए। रमाकांत जी चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे पापा को मैं जानता हूँ, वो गलत आदमी नहीं है। बस उनकी सोच अभी एक जगह अटकी हुई है। कभी कभी सच दिखाने के लिए वक्त चाहिए होता है। वक्त आने दो। अंजलि ने पूछा, और अगर वक्त नहीं आया तो? रमाकांत जी मुस्कुराए। बेटा, जो इंसान सच के रास्ते पर चलता है उसके लिए वक्त खुद आता है। उस रात विजय श्रीवास्तव और रमाकांत जी की बातें हुई। विजय ने रजत के बारे में अपनी बात रखी। रमाकांत जी ने सुना और बस इतना कहा, विजय, तुमने उस लड़के का साक्षात्कार लिया था, उस वक्त तुम्हें क्या लगा था? विजय चुप हो गए। वही जवाब अभी भी सही है। सोचो रमाकांत जी। चले गए। विजय श्रीवास्तव देर तक बैठ रहे। उनके मन में कुछ चल रहा था, लेकिन वो अभी माने नहीं थे। उनका अहंकार और उनकी चिंता दोनों अभी भी उनके फैसले पर भारी थे। और उधर रजत अपने कमरे में बैठकर पढ़ रहा था।
परीक्षा में अब ज़्यादा महीने नहीं बचे थे। वह जानता था कि आखिर मोड़ है, यहाँ से या तो रास्ता खुलेगा या बंद होगा। उसने हर रात सोने से पहले एक काम किया, अपने पिताजी की एक तस्वीर देखी जो उसने दीवार पर लगाई थी और खुद से कहा, पापा अभी नहीं रुकूंगा। प्रारंभिक परीक्षा का दिन आ गया था। वो फ्री मेड से परीक्षा देने गया। उसे पूरा यकीन था कि प्रारंभिक परीक्षा तो वो पास ही कर लेगा, क्योंकि उसने मेहनत बहुत किया था और सच में होता भी यही है। वो प्रारंभिक परीक्षा पास कर जाता है, लेकिन तूफान अभी खत्म नहीं होता था। एक रात रजत के फोन पर एक अनजान नंबर से फोन आया। उसने उठाया। रजत आवाज जानी पहचानी नहीं थी। हाँ कौन? ये जरूरी नहीं कि मैं कौन हूँ। जरूरी यह है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुम समझदार हो तो दिल्ली छोड़ दो। जिसके चक्कर में तुम पड़े हो वह तुम्हें नहीं मिलेगा। रजत का दिल पर वो रुक गया। फिर उसने शांत आवाज में कहा, जो मैं ढूंढ रहा हूँ वह किसी के देने या छीनने की चीज नहीं है। वह मुझे अपनी मेहनत से लेनी है और मेहनत से कोई नहीं रोक सकता। फोन कट गया। रजत ने फोन रखा। हाथ हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसने नोटबुक खोली और फिर पढ़ने लगा। बाहर रात गहरी थी। दिल्ली कभी नहीं सोती और रजत भी उस रात नहीं सोया। वो पढ़ता रहा क्योंकि वह जानता था कि अगला अध्याय सबसे कठिन होगा और सबसे जरूरी भी। मिस परीक्षा का दिन आने में अब बस कुछ ही हफ्ते बचे थे। दिल्ली में गर्मी शुरू हो गई थी। मुखर्जी नगर की गलियों में दोपहर को सन्नाटा होता था, लेकिन रजत के कमरे में हर वक्त एक ही आवाज होती थी, पन्ने पलटने की। उसकी नोटबुक अब पूरी तरह भर चुकी थी। उसने 3 नई नोटबुक खरीदी थी और वही भी आधी से ज्यादा भर गई थी। उसका शरीर थका हुआ था। आंखों के नीचे गहरे घेरे थे। गाल थोड़े घने से हुए थे, लेकिन आंखों में वह चमक अभी भी थी। वह चमक जो तब से थी जब उसने पहली बार अपने पिताजी की आंखों में अपना सपना देखा था। अर्शदीप ने एक दिन कहा, यार थोड़ा आराम कर, परीक्षा में दिमाग चाहिए, थका हुआ जिस्म नहीं। रजत ने मुस्कुराकर कहा, अर्शदीप जिस दिन परीक्षा खत्म होगी उस दिन खूब सोऊंगा, अभी नहीं। अर्शदीप ने सिर हिलाया। तू पागल है, लेकिन तेरे जैसा पागल मैंने पहले नहीं देखा। उस दिनों अली से रजत की बात कम होती थी। दोनों समझते थे कि अभी वक्त पढ़ाई का है, लेकिन कभी कभी अंजलि लाइब्रेरी में आ जाती थी और दोनों घंटों चुपचाप साथ बैठकर पढ़ते थे। उस खामोशी में एक ताकत थी जो किसी भी बात से ज्यादा कर देती थी। एक शाम अंजलि ने कहा, रजत मुझे डर है इस बात का कि तुम परीक्षा दोगे, कुछ बन जाओगे और फिर सब कुछ भूल जाओगे। रजत ने एक किताब बंद की। अंजलि, मैं किसान का बेटा हूँ। किसान जब बीज बोता है तो फसल आने तक उसे भूलता नहीं और रोज उसकी देखभाल करता है। अंजलि समझ गई। बस परीक्षा निकलने दो, फिर एक बार कोशिश करेंगे। तुम्हारे पापा से मिलूंगा, सीधे उन्हीं से, और अगर उन्होंने मना कर दिया तो दूसरी बार जाऊंगा, तीसरी बार जाऊंगा, जब तक वो सुनेंगे नहीं। अंजलि की आंखें भर आई। परीक्षा से 2 दिन पहले रजत ने घर फोन किया। रानी ने उठाया। भैया कल परीक्षा है ना? हाँ, पापा से बात करोगे? हाँ, श्यामलाल फोन पर आए। बेटा पापा ठीक ठीक हो? हाँ पापा, और आप? मैं भी ठीक हूँ, दवाई चल रही है, तू चिंता मत कर मेरी। रजत का गला भराया। पापा परसों परीक्षा है, जानता हूँ बेटा, रोज दिन गिन रहा हूँ। रजत चुप रहा। बेटा एक बात कहूँ? कहिए पापा। जब तू परीक्षा देने जाए
तो एक काम करना, अपनी माँ को याद करना। उन्होंने जो भेजा वह तेरे लिए भेजा था। उनकी दुआ तेरे साथ है और मेरी भी। रजत की आंखों में से आंसू निकल आए। पापा, मैं निराश नहीं करूंगा। मुझे पता है बेटा तू कभी नहीं करेगा। फोन रखने के बाद रजत बहुत देर तक चुप बैठ रहा। फिर उसने आंखें पोंछ ली, उठा और आखिर बार अपने नोट्स देखे। परीक्षा का दिन आया। रजत सुबह 4 बजे उठा, नहाया, कपड़े पहने, खाना खाया, फिर दीवार पर लगी पिताजी की तस्वीर के सामने एक पल खड़ा रहा। पापा चाहता हूँ। परीक्षा केंद्र पर पहुंचा तो बहुत से बच्चे थे। सबके चेहरों पर एक तरह की बेचैनी थी। रजत के चेहरे पर एक शांति थी। वो शांति जो तो बात ही है जब इंसान ने अपना सब कुछ दे दिया हो और अब नतीजे की चिंता उसके हाथ में नहीं होती। पेपर आया। रजत ने पहला सवाल पढ़ा, एक गहरी सांस ली, वो लिखना शुरू किया। उसकी कलम रुकी नहीं। जो उसने पढ़ा था, जो उसने समझा था, जो उसने महसूस किया था, वह सब कागज पर उतरता गया। उसके जवाबों में किताबी ज्ञान था, लेकिन उसमें जमीनी समझ भी थी। वो समझ जो सिर्फ उन्हें होती है, जो असली जिंदगी को जीकर आई हो। पैसा खत्म हुई, बाहर निकला तो अर्शदीप खड़ा था। कैसा गया? अच्छा गया, पक्का? हाँ। अर्शदीप ने उसे गले लगा लिया। या तू जीतेगा? मुझे पता है। अब इंच जगह वक्त था। वो हफ्ते रजत के लिए सबसे कठिन थे। परीक्षा तो दे दी थी, लेकिन नतीजे का इंचा एक अलग तरह की परीक्षा होती है। मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। क्या ये सवाल सही किया? क्या वह जवाब बेहतर हो सकता था? कुछ दिन बाद मैं इस परीक्षा का रिजल्ट आ गया था और रजत को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था। रजत को थोड़ी उम्मीद हो गई थी कि शायद भगवान साथ रहे तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सब लोग बहुत खुश थे। एक महीने बाद इंटरव्यू भी हो गया। अब रजत का दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था। इसलिए रजत कुछ ना कुछ करने की सोच रहा था। रजत ने खुद को व्यस्त रखा। वो सुबह सैर पर जाता, लाइब्रेरी में बैठता, अर्षदीप के साथ वक्त बिताता। अंजलि ने एक दिन पूछा, डर नहीं लगता है? लेकिन जो हो गया उसे बदल नहीं सकता, इसलिए जो आगे होगा उसका इंतजार करूंगा। इन्हीं दिनों में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। विजय श्रीवास्तव उस दिन एक सरकारी दौरे पर बिहार गए थे। उनके काफिले को एक छोटे से गांव से गुजरना था। रास्ते में एक जगह काफिला रुका क्योंकि आगे एक हादसा हो गया था। एक बुजुर्ग किसान सड़क पर गिर गए थे। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। आसपास कोई नहीं था। काफिले के कुछ लोग आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन विजय श्रीवास्तव गाड़ी से उतरे। उन्होंने उस बुजुर्ग को देखा। बुजुर्ग के कपड़े मिट्टी से में सने थे, हाथ खुद रहे थे, मेहनत के निशान थे, आंखें कमजोर थी, लेकिन उनमें एक अजीब से उम्मीद थी। विजय श्रीवास्तव ने तुरंत अपने डॉक्टर को बुलाया जो काफिले में था। बुजुर्ग को पास के अस्पताल पहुंचाया गया। विजय खुद वहां रुके। अस्पताल में बुजुर्ग के बेटे आए। वह गरीब थे, घबराए हुए थे। जब उन्हें पता चला कि एक बड़े अधिकारी ने उनके पिता की मदद की, तो विजय के पैरों में गिर गए। विजय ने उन्हें उठाया। यह मेरा फर्ज था। उस शाम जब विजय श्रीवास्तव होटल में बैठे थे, तो उनके मन में कुछ हो रहा था। उस बुजुर्ग किसान के हाथ उन्हें याद आ रहे थे, खुरदरे मेहनत से भरे हाथ। और अचानक उनके मन में रजत आया। रजत ने साक्षात्कार में कहा था, मैंने गरीबी देखी है, मैंने देखा है कि एक साधारण किसान का जीवन कैसा होता है। विजय श्रीवास्तव को याद आया कि उस दिन उन्होंने उस जवाब की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था
कि ऐसे अधिकारी देश बदल सकते हैं। और आज उन्हीं ने उस लड़के को कोचिंग से निकलवा दिया था। क्यों? क्योंकि वो उनकी बेटी से बात करता था। विजय श्रीवास्तव की आंखों के सामने एक के बाद एक चीजें आई। रजत का वह जवाब, अंजलि का वह चेहरा, जब उसने पहली बार पापा से कहा था कि आप गलत सोच रहे हैं। रमाकांत जी की वो बात की सोचो। उस वक्त तुम्हें क्या लगा था? विजय श्रीवास्तव देर तक बैठे रहे और उस रात पहली बार उन्होंने माना कि शायद वह गलत है। दिल्ली वापस आए तो उन्होंने सबसे पहले अंजलि को बुलाया। रजत के कब आखिरी बार बात हुई, अंजलि ने हैरानी से देखा। कुछ दिन पहले परीक्षा दे दी उसने। हाँ, विजय चुप रहे। पापा क्या हुआ? कुछ नहीं, बस लेटी। अंजलि जानती थी कि कुछ तो हुआ है। उस दिन के बाद विजय श्रीवास्तव ने चुपचाप रजत के बारे में पता लगाया। उन्होंने अपने परिचित से रजत की पूरी पृष्ठभूमि जानी। पिताजी किसान हैं, माँ ने चूड़िया बेचकर फीस भरी, गांव से अकेला आया, खुद मेहनत की, मॉक टेस्ट में बार बार टॉप किया। और एक बात और पता चला, जब रजत को कोचिंग से निकाला गया तो उसने ना किसी से शिकायत की, ना किसी को दोष दिया, बस लाइब्रेरी में जाकर खुद पढ़ने लगा। विजय श्रीवास्तव के मन में एक हलचल थी। फिर नतीजों का दिन आया। रजत उस सुबह अपने कमरे में बैठा था और सुदीप भी वहीं था। दोनों फोन पर नतीजे देख रहे थे। नतीजे आने लगे। रजत की उंगलियां कांप रही थी। उसने अपना रोल नंबर डाला। स्क्रीन पर नतीजा आया और सुदीप ने देखा और एक जोरदार चीख लगाई, यार, ऑल इंडिया रैंक, अकई तू आईएएस बन गया। रजत की आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। वो कुर्सी से उठा और दीवार पर लगी पिताजी की तस्वीर के सामने खड़ा हो गया। उसने तस्वीर को देखा और फुट फुट कर रोया। ये रोना दुख का नहीं था, ये उन सब लम्हे का रोना था जो उसने अकेले जिए थे। उन रातों का जब नींद नहीं आई थी, उस दिन का जब कोचिंग से निकला गया था, उस शाम का जब रानी की कांपती आवाज ने उसे टूसने से बचाया था और सुदीप ने उसे गला लगाया, या तूने कर दिखाया। रजत ने आंखें पंची। सबसे पहले उसने घर फोन किया। रानी ने उठाया और रजत के बोलने से पहले ही रोक पड़ी, जैसे उसे पता चल गया हो। भैया, रानी, पापा को फोन दो। श्यामला लाई। हाँ बेटा, पापा ऑल इंडिया रैंक 21 आईएएस। फोन पर एक लंबी खामोशी छा गई। फिर श्यामला की आवाज आई। वो कांप रही थी। बेटा, पापा तूने कर दिया। हाँ पापा, आपके और माँ के लिए किया। श्यामला के सुबकने की आवाज आई। रजत ने आंखें बंद कर ली। यही वह पल था जिसके लिए उसने सब कुछ किया था। उस दिन शाम को एक अप्रत्याशित घटना हुई। रजत के कमरे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला तो सामने विजय श्रीवास्तव खड़े थे। रजत हैरान रह गया। एक पल दोनों के बीच खामोशी रही। विजय श्रीवास्तव ने कहा, अंदर आ सकता हूँ? रजत एक कदम पीछे हटा। जी आइए। कमरा छोटा था। विजय ने चारों तरफ देखा। एक चारपाई, एक मेज, किताबों का ढेर और दीवार पर एक पुराने किसान की तस्वीर। वो तस्वीर देखकर विजय रुक गए। ये मेरे पिताजी है। विजय ने तस्वीर को देखा। एक साधारण किसान, खेत में खड़े धूप में। फिर उन्होंने रजत को देखा। बधाई हो, ऑल इंडिया रैंक 21। शुक्रिया। एक पल रुक कर विजय ने कहा, रजत, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रजत चुप रहा। मैं तुम्हारे साथ जो किया वह गलत था। मैं तुम्हें बिना जाने एक इल्जाम दे दिया। मैंने सोचा कि तुम मेरी बेटी के जरिए आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन मैं गलत था। रजत ने कुछ नहीं कहा। बिहार में एक बुजुर्ग किसान से मिला।
उनके हाथ देखे, उनके बेटे का चेहरा देखा और मुझे तुम याद आई, तुम्हारी बात याद आई जो तुमने साक्षात्कार में कही थी। विजय की आवाज भारी हो गई। माफ करना। रजत ने एक गहरी सांस ली। आप मेरे बड़े हैं, माफी की जरूरत नहीं। नहीं, जरूरत है, क्योंकि मैंने एक ईमानदार इंसान को गलत समझा। ये मेरी गलती थी। कमरे में एक भारी खामोशी थी। फिर विजय ने कहा, अंजलि ने मुझसे बहुत पहले कहा था कि मैं गलत सोच रहा हूँ। उस दिन मैंने नहीं सुना, लेकिन आज सुन रहा हूँ। रजत की आंखें भर आई। रजत, मेरी बेटी ने तुम्हें चुना है और तुमने अपनी मेहनत से साबित कर दिया है कि तुम कौन हो। मुझे और क्या चाहिए? रजत ने ऊपर देखा। विजय श्रीवास्तव के चेहरे पर एक शांति थी। अगर तुम अंजलि के साथ अपनी जिंदगी बनाना चाहते हो तो मेरी मंजूरी है। रजत कुछ नहीं बोल सका। वो बस खड़ा रहा। विजय ने उसके कंधे पर हाथ रखा। एक बात याद रखना, तुमने जो रास्ता चुना वो आसान नहीं था, लेकिन तुमने उसे नहीं छोड़ा। यही एक अच्छे अधिकारी की निशानी है और एक अच्छे इंसान की भी। वो दिन रजत की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। उस शाम अंजलि से मिला। वो पहले से जानती थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो रजत ने पहले कभी नहीं देखी थी। पापा आइए। हाँ, क्या कहा? रजत ने उसे देखा, कहा कि उनकी मंजूरी है। अंजलि की आंखों से आंसू निकल आए। रजत ने धीरे से कहा, अंजलि, तुमने उस दिन मेरी फीस भरी थी। कहा था कि कर्ज है, एक दिन लौटाना। हाँ, आज लौटाना चाहता हूँ। कैसे? पूरी जिंदगी साथ देकर। अंजलि ने उसे देखा और उसने हाँ कह दी। कुछ महीनों बाद वो छोटे से गांव धनपुरा में एक शादी हुई। श्यामलाल अपने बेटे के साथ खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी पीठ सीधी थी। वो गर्व से खड़े थे। रानी ने भाई को गले लगाया और कहा, भैया, आपने कर दिखाया। विजय श्रीवास्तव उस गांव में आए थे। उन्होंने श्यामलाल से मिलकर उनके पैर छुए। श्यामलाल ने कहा, बेटे को आशीर्वाद दीजिए। विजय ने रजत को गले लगाया। उस दिन दो परिवार एक हुए, एक किसान का घर और एक अधिकारी का घर। लेकिन उस शादी में ना गरीबी थी ना अमीरी, बस दो इंसान थे जिन्होंने एक दूसरे को समझा था, और एक परिवार था जिसने अपनी गलती मानी थी। रजत ने उस रात आसमान की तरफ देखा। कहीं ना कहीं उसकी माँ देख रही होगी। उसने मन में कहा, माँ की चूड़िया का कर्ज चुका दिया। और उस बेटी ने जो उसे जन्मा था, उस दिन सच में आसमान छू लिया। उस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी का रास्ता कभी आसान नहीं होता। रास्ते में तूफान आते हैं, लोग गलत समझते हैं, दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन जो इंसान अपने अपने से नहीं दिखता, जो सच के रास्ते पर चलता रहता है, उसके लिए एक ना एक दिन आसमान खुलता जरूर है। रजत ने यह साबित किया कि एक गांव की मिट्टी में पला बड़ा लड़का है, अपनी मेहनत से इतिहास लिख सकता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आप दिल को छुआ, अगर रजत की मेहनत ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यह हर कहानी एक सीख लेकर आती है, हर किरदार एक राह दिखाता है। लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और इस कहानी को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें थोड़ी हिम्मत की जरूरत है। कमेंट में अब अपना और अपने शहर का नाम लिखना ना भूलें। हमें खुशी होगी। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए सफर के साथ।